वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज की सेशन में हम लोग बीपीएससी सम्मान अध्ययन सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग सेकेंड सेक्शन के ही बारे में बात चल रही है हमारी। आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक को, सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज का हमारा रहेगा बिहार में विकास की संभावनाओं की तलाश। बिहार में विकास की संभावनाओं की तलाश, और ये संभावनाओं की तलाश सिर्फ औद्योगिक गतिविधियों से नहीं है, सभी क्षेत्रों में है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं कि बिहार में विकास की संभावनाओं की तलाश हम किस प्रकार से करें और कौन कौन सी संभावनाएं हैं। तो इसको हम लोगों ने, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिहार के बारे में एक बहुत अच्छी आपकी समझ विकसित हो जाती है, और इस समझ को, इस अंडरस्टैंडिंग को दूसरे क्वेश्चन में भी आप आंसर लिखने के क्रम में आसानी से उपयोग कर पाएंगे। तो पहला बात हमारा संभावना में पहला जो है सकारात्मक सोच है, दूसरा है पूंजी की व्यवस्था, तीसरा है बिहार में संसाधनों की पहचान, चौथा है पर्यटन, पांचवा है लघु कुटीर उद्योग और छठा है भारी उद्योग। ठीक है, 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट के संदर्भ में अपनी हम लोग बात को करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे सकारात्मक सोच के बारे में। अभी हमारा जो टॉपिक होगा, जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, सकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच की जहां तक बात है तो बिहार की जो जनता है वो एक तरीके से, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट आते हैं और रिपोर्ट में बिहार की जो स्थिति बिल्कुल दयनीय दिखाई जाती है, चाहे कोई भी इंडेक्स हो, उसमें हमारा रैंकिंग जो है काफ़ी नीचे रहता है, हम लोग नीचे से टॉप करते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जनता जो है कुंठाग्रस्त रहती है, उसमें निगेटिविटी का बहुत ज़्यादा समावेश हो चुका है। ठीक है, और रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जैसे कि हम मानव विकास रिपोर्ट जो जारी, मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, ये मानव विकास रिपोर्ट जो है पहले जारी किया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा जब मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता था, जिससे जब ही बिहार के विभाजन में झारखंड अलग हुआ तो इसी स्थिति में इसकी रैंक नीचे थी। वर्तमान समय में जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा भी जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें भी मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट कर देते हैं, सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट और मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। तो जो नीति आयोग के द्वारा भी जारी किया था उसमें भी स्थिति बिहार की नीचे ही रहती है। तो मानव विकास रिपोर्ट, इसी प्रकार से अन्य जो रिपोर्ट जारी किए थे उसमें बिहार की, जो मैंने बताया पहले अभी जैसा कि उसकी रैंकिंग जो होती है वो बहुत ही गरिमापूर्ण नहीं होती, बहुत ही दयनीय होती है और हम नीचे से स्थान प्राय रहता है, और एसडीआई में भी हमारी स्थिति यही रहती है। तो इस निगेटिविटी की सोच को, हमें जो निगेटिविटी हमारे मन मस्तिष्क में आ गया, बिहार का प्रदेश है, उसको किस प्रकार से इसको दूर किया जाए, तो इसको दूर करने के लिए हमें जो है सकारात्मक सोच की जरूरत है। क्या है? सकारात्मक सोच की जरूरत है, सकारात्मक सोच की जरूरत है, और सकारात्मक सोच की जरूरत है। और ये सकारात्मक सोच जो है, कहा जाता है कि जो सुपीरियर ब्रेन इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, सुपीरियर ब्रेन इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सर्वोच्च मस्तिष्क ही विश्व का सबसे बड़ा संसाधन है। और मस्तिष्क सर्वोच्च कब हो सकता है? सकारात्मक सोच से होता है, न कि नकारात्मक सोच से। हमें अपने जो हम नेगेटिविटी से भरे हुए हैं उसे हमें दूर करने की जरूरत है, और ये नेगेटिविटी दूर करने की जरूरत है, सकारात्मक सोच को लाने की जरूरत है। ये सिर्फ हवा ये बात नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ मिनरल्स का अभाव है, लेकिन मिनरल्स का अभाव तो जापान में भी है, मिनरल्स का भाव जो है जापान में भी है। और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20 वर्ष के अंदर ही, 20 वर्षों के अंदर ही, मात्र 20 वर्षों के अंदर ही, 20 वर्षों के अंदर ही, मात्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मात्र 20 वर्षों के अंदर ही जापान जो था
विश्व के विकसित देशों में शामिल हो गए। अब क्यों? वहाँ पे संसाधन नहीं, इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो गई। जिस प्रकार से नागासाकी हिरोशिमा घटना घटी हम लोग सब लोग जानते हैं, कहीं संसाधन भी नहीं पाए जाते हैं। इसके बावजूद जापान ने मात्र 20 वर्षों के अंदर अपने आप को विकसित राष्ट्र में शामिल कर लिया। तो जब जापान कर सकता है तो बिहार जो है क्यों नहीं कर सकता है? तो इस पहली बात की हमें सकारात्मक सोच को लाने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पूंजी की व्यवस्था। दूसरा जो संभावना क्लास करेंगे वो करेंगे पूंजी की व्यवस्था की। बिहार में पूंजी की व्यवस्था जो है किस प्रकार से की जा सकती है। तो दूसरा जो हमारा है पूंजी की व्यवस्था। पूंजी की व्यवस्था बिहार में किस प्रकार से होती है? पहला तो है कि इसमें राज्य राजस्व, दूसरा है केंद्रीय राजस्व में राज्य की हिस्सेदारी, तीसरा है केंद्रीय अनुदान और चौथा है वित्तीय संस्थानों से मिलने वाला ऋण। ठीक है, ये बिहार राज्य की इससे पूंजी की व्यवस्था होती है, वित्त की व्यवस्था होती है। क्योंकि जब हमने नेगेटिव चीज से सकारात्मक बात की कि सकारात्मकता लाना जरूरी है। सकारात्मकता अगर आ जाती है तो उसमें इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता स्वतः आ जाएगी। जब उद्यमशीलता आ जाएगी तो उत्पादन के साधन में उद्यमशीलता के अलावा एक साधन जो है पूंजी भी होती है, आप जानते हैं। तो पूंजी कैसे आ जाएगी? कैसे आएगा? राज्य में राज्य के राजस्व के द्वारा, केंद्रीय राजस्व में राज्य की हिस्सेदारी, तीसरा है केंद्रीय अनुदान, चौथा है वित्तीय संस्थाओं को मिलने वाला ऋण। ठीक है, अब ये जो पूंजी की व्यवस्था के चार स्रोत है जहां से पूंजी आते हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, क्या समस्याएं हैं? कि ये राज्य के जो राजस्व है इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। क्योंकि राज्य सरकार को पता होता है कि अभी पीछे से अधिकारी बनते हैं, तो उसमें जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिससे कि खजाना जो है, जो सरकार को पैसा जहाँ जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जा पाता है। ठीक है, वो बाबुओं के पॉकेट में चला जाता है पैसा। तो राजस्व में भ्रष्टाचार। दूसरा है राजकोषीय सुधार का अभाव। FRBM एक्ट 2003 ईस्वी में आया हुआ था। FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ठीक है, FRBM एक्ट 2003, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें 2006, 7 और 7-8 के लिए राजस्व राजकोषीय घाटा के लिए कुछ नियम तय गए थे, कुछ सीमाएं तय की गई थी। ठीक है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है कि राजकोषीय सुधार का अभाव है। तीसरा है कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण टैक्स पूरी तरह से वसूली नहीं हो पाता है। इसके बाद चौथी समस्या क्या है? केंद्रीय अनुदान का एक हिस्सा ऋण के रूप में। कि सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए या सरकार जो राज्य सरकार डिमांड करती है उनको अनुदान प्रदान किया जाता है, लेकिन 100% राशि में सारा का सारा जो पैसा जो है वो अनुदान नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा ऋण के रूप में रहता है। ठीक है, ऋण के रूप में रहता है। दूसरा, केंद्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी जो राज्य सरकार को अपने डेवलपमेंट गतिविधियों के लिए जो पैसे प्राप्त होते हैं वो ऋण के रूप में प्राप्त होते हैं और टैक्स उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ का ऋण और ये ऋण ये राज्य सरकार के द्वारा प्रायः समय समय पर लौटाए नहीं जाते हैं। समय समय पर नहीं जाने के कारण ये ऋण का भार जो है, इस पे इंटरेस्ट का भार जो है कालांतर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और राज्य सरकार जो है दबाव में आ जाती है। फिर उसका राजकोषीय घाटा फिर क्या होता है, धीरे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसमें अभाव देखने को मिलता है। ये इकोनॉमिक कुछ बातें आप समझते होंगे। तो ये जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये जो समस्याएं हैं, ये पूंजी की जो व्यवस्था है उसमें ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो समस्या है। अब ये समस्या तो बनी हुई है, ये कालांतर समय से है, ये चिरसम्मत समस्या है भारतीय कर व्यवस्था के बारे में, पूंजी के बारे में। लेकिन इसके अलावा जो समस्याएं, उसके अलावा हम ऐसे क्या कुछ कर रहे हैं कि जो ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न रही उसकी भरपाई कुछ हद तक हम कर सकें, कि पूंजी की व्यवस्था हम कर सकें। क्योंकि हमने नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बिहारी जनमानस को ला दिया। अब सकारात्मकता की तरफ आगे तो पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन पूंजी में तो ये सारी समस्याएं हैं। तो कुछ क्या करें कि ये जो समस्या है उसको कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। तो पहला क्या है, परंपरागत उपाय के अलावा, ये जो परंपरागत ये तो उपाय थे हमारे, ठीक है, रख करके इसके अलावा क्या उपाय है? वित्तीय संसाधन में वृद्धि के लिए केंद्रीय पैकेज के साथ साथ राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू करना चाहिए। कह रहा है कि वित्तीय संसाधन वृद्धि के लिए अब पैकेज हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम ऐसा कुछ प्रबंधन करें
कि जो टैक्स पे टैक्स या जो हमारे पर ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, जो इनकम और उससे खर्चा होता जा रहा है, उसको हम क्या करें, उसको कम करें और राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू करें कि जो आमदनी हो रहा है उसी के अनुरूप खर्चा करें, समय पर हम ऋण को, समय पर हम टैक्स को, इंटरेस्ट को वापस कर पाए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारे पास इंटरेस्ट का बोझ, ऋण का बोझ बढ़ेगा नहीं। दूसरा, लोकायुक्त को व्यवहारिक अधिकार प्रदान कर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समाप्ति की जाए। व्यवहारिक अधिकार, सैद्धांतिक अधिकार तो है, उनको ये काम करना है, लेकिन लोकायुक्त हम देखते हैं, हम पता नहीं होता बहुत सारी जगह पर कि लोकायुक्त कौन है, क्योंकि वो एक्शन में नहीं होते, सिर्फ सैद्धांतिक बना करके और वो रखे हुए हैं, अपने काम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो उसको कहना है कि जो उनको पावर दिए गए उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे इलेक्शन कमीशन को टीएन सेशन से पहले कोई नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद पूरा भारतवर्ष जानने लगा। तो इनको भी जो अधिकार दिया है लोकायुक्त, उचित तरह से इसको लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, यूटिलाइज करें। तीसरा है वित्तीय प्रशासन को दुरुस्त किया जाए। ठीक है, वित्तीय प्रशासन को दुरुस्त किया जाए। अगला है निबंधन, आबकारी, परिवहन, भू राजस्व, वन व कृषि तथा सिंचाई जैसे क्षेत्रों में कर संरचना को तार्किक दर पर लाया जाए। ये इस पर जो भी इस पर टैक्स लगते हैं उस टैक्स को इस प्रकार से किया जाए कि जो टैक्स लगे तो लोग स्वेच्छा से देने का कोशिश करें। ऐसा ना हो कि इतना टैक्स हो कुछ से लोग बचने का कोशिश करें और जो टैक्स अधिकारी होते हैं उनको कुछ गलत तरीके से राशि दे करके और टैक्स को कम, टैक्स से बचने के लिए गलत राशि अधिकारी को दे करके उसे निकल जाए। इससे क्या होगा, पैसा राजकोष में नहीं जाएगा और किसी पॉकेट में चला जाएगा। तो ऐसा बनाए कि लोग देने में अपने आप को सुलझ महसूस करें। अगला है निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। निजी निवेश आएगा तो पूंजी कैपिटल मोबिलाइज होगा और उससे इंटरेस्ट मिलेगा, उसको पैसा सारा का सारा कहाँ जाएगा, वो राजकोष में जाएगा। टैक्स हॉलीडे और राज्य स्तरीय राजकोषीय नीति अपनाई जाए। और अगला है कि गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का वही है, वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ करने से ही संबंध है गुड गवर्नेंस का। ये सारे अगर कार्य करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूंजी की मात्रा हमारे पास हो जाएगी। तो उद्यमशीलता भी आ गई और पूंजी भी आ गई। अब पूंजी के लिए हमें ये सारा चीज करना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, संभावना में। संसाधनों की पहचान। संसाधनों की पहचान में है 3J। 3J है। 3J का मतलब है जमीन, जल और जन माने जनसंख्या। तो जमीन, गंगा मैदान विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक है। जब ये उपजाऊ मैदानों में से एक है तो इस मैदान के लिए अगर हम कुछ उचित सुविधाएं उपलब्ध कर दे, अगर आप इरिगेशन की सुविधा हो, सही प्रकार से हो, फर्टिलाइजर की सुविधा उपलब्ध करा जाए, उत्तम सीड की उपलब्ध करा जाए, जैसे कि फर्टिलाइजर, उत्तम बीज, ठीक है, उत्तम बीज, किसानों की ऋण की व्यवस्था, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, अगर इनकी व्यवस्था कर दिया जाए तो यहाँ की मृदा से बहुत उत्तम प्रोडक्ट को प्राप्त किया जा सकता है। चीनी मिल को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या मिलेगा, चीनी मिल को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जूट उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि चीनी, लीची, आम, ये सारे जो है इसी प्रकार के मृदा से है। तो जो है बागानी फसलों को भी इससे क्या होगा, लाभ मिलेगा, बागानी फसलों। तो इस प्रकार से अगर हम इस जमीन का, इस मृदा का अगर सही प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं तो इससे हम उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी संभावना में है। जल की हम जब बात करते हैं तो जल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.8% भाग पर जल है, लेकिन बरसात के समय में ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बरसात के समय की बात नहीं करना, समान तरीके में समान दिनों में 3.8% भाग जो है बिहार का जल आच्छादित है। और
जब बरसात की स्थिति जब बरसात ऋतु जब वर्षा ऋतु होती है तो उस समय बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बाढ़ से समस्या उत्पन्न हो जाती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है बिहार के लिए। तो इसके निदान के लिए हमें है कि कैचमेंट एरिया को सही प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए। कैचमेंट एरिया में सही प्रकार से मैनेजमेंट करने के लिए कि जहाँ पर नदी प्रवेश कर रही है वहाँ पर वनीकरण किया जाए, एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन किया जाए। ईयरली वार्निंग सिस्टम को, अगर बाढ़ की सूचना पहले प्राप्त हो जाए, ईयरली वार्निंग सिस्टम की स्थापना किया जाए। बाढ़ अगर आ भी जाए, बाढ़ आने की संभावना जहाँ ड्राउट प्रोन एरिया वहाँ पर खाद्य बैंक और चारा बैंक की स्थापना की, जैसे कि मानव और पशु दोनों को आहार की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। जहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पर अपेक्षाकृत ऊंचे स्थानों पर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। अगर बाढ़ आ भी जाए तो वहाँ पर जाकर के अपना लोग आश्रय ले सकें। जल सहन शक्ति वाले फसल को बढ़ावा लिया जाए। अगर फ्लड प्रोन एरिया है तो वहाँ पर जो जल को अधिक सह सकता है लंबे समय तक, वैसे फसल को बढ़ावा दिया जाए। अतिक्रमण मुक्ति अभियान शुरू किया जाए। आज के समय में सेटलमेंट जो है ऐसे जगहों पर बना दिया जो कि जहाँ से कि जल धारा स्मूथली प्रवाहित होते थे। ऐसे जगह पर न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण या तो लोगों ने भवन बना लिया है या अन्य गतिविधियों की वजह से तो जो नेचुरल फ्लो है वो बाधित हो गया। तो ऐसे बहाव को क्या किया जाए, ऐसे जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में इसको हम अच्छी प्रकार से मैनेजमेंट करें। इसी प्रकार से बिहार की कुल जहाँ जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या बिहार की कुल 10.4 करोड़ आबादी है। बिहार की 10.4 करोड़। अब एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो 10.4 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार के जो छात्र हैं वो उच्च शिक्षा के लिए बिहार से बाहर चले जाते हैं और ऐसे छात्रों के द्वारा एनएसएसओ के अनुसार लगभग जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसमें से 25,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिहार से बाहर चला जाता है। 25,000 करोड़ रुपया बिहार के छात्र बिहार से बाहर लेकर चले जाते हैं उस शिक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस पैसे को अगर हम अपने यहाँ प्रयोग कर लें तो लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि बिहार में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि किया जाए, स्टूडेंट और शिक्षा के रेशो सही किया जाए और गुणवत्ता में वृद्धि किया जाए। तो ये पैसा हमारे यहाँ ही रुक जाएगा, न कि इसका बिहार से बाहर फ्लो होगा। इसी प्रकार से जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक जो है बिहार से बाहर चले जाते हैं, पंजाब हरियाणा जैसे लोगों में काम करने के लिए चले जाते हैं। तो इनको भी रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए और यहाँ पर लघु उद्योग धंधों या जो है को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बिहार में जो है डॉक्टर इंजीनियर जो पैदा होते हैं जो उनकी अपने वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं डॉक्टर इंजीनियर या जो भी अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको बिहार में रोकने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर जो है वो बिहार से बाहर न जाए, बिहार में रहकर ही बिहार की सेवा करें। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाए, शिक्षा के बड़े बड़े शिक्षा भी बिहार से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि पटना और पटना के आसपास के क्षेत्र को मेडिकल हब के रूप में, एजुकेशनल हब के रूप में डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं सेवा प्रदान करने के लिए वो बिहार में ही रुक जाए। तो ये सब पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में, बिहार के विकास संभावना में। आइए देखते हैं पर्यटन में बिहार की संभावना को तलाशते हैं। पर्यटन 2017 ईस्वी का डाटा है, आप लोग उसको हाल का भी कर सकते हैं जो भी अगर है, नहीं तो 17 का चलेगा। तो 17 में 335 लाख पर्यटक बिहार आए, 335 लाख। इसमें से 324 लाख पर्यटक जो थे वो देसी पर्यटक थे। और देसी मतलब कि बिहार के अलावा दूसरे राज्य से आए हुए थे। बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य से, बिहार में दूसरे राज्य से आए थे, ये देसी पर्यटक थे। और 11 लाख जो थे वो कौन से थे, विदेशी पर्यटक थे। ठीक है, ये है। तो इसमें काफी पोटेंशियल है। और अच्छा, जो पर्यटन जो है, पर्यटन उद्योग सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग है। पर्यटन उद्योग सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा उद्योग है। सर्विस सेक्टर का मतलब कि टर्शियरी सेक्टर। अब बात करते हैं बिहार के पर्यटन उद्योग को 5 भागों में बांटा गया है।
पांच भागों में बांटा गया है। धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और स्पोर्ट्स पर्यटन। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें से बात कर रहे हैं सिर्फ दो के। धार्मिक पर्यटन जैसे केसरिया हो गया, बोधगया हो गया। ऐतिहासिक पर्यटन में कुम्भरार हो गया पटना का, शेरशाह हुआ सासाराम का। वन्य जीव अभयारण्य में वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण, कैमूर अभयारण्य कैमूर डिस्ट्रिक्ट का। इसी प्रकार से स्वास्थ्य में हमारा है मुंगेर का योगा संस्थान है, ये विश्व में पूरा फेमस है। इसके बाद पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। स्पोर्ट्स पर्यटन में पटना जो है गोल्फ और टेनिस के लिए पूरे देश में जाना जाता है। गोल्फ और टेनिस के लिए गोल्फ कोर्स है हमारा, टेनिस कोर्स भी हमारा यहाँ पर है। टेनिस ग्राउंड है और गोल्फ कोर्स है। अब जो बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई टूरिस्ट सर्किट बनाए गए हैं। तो टूरिस्ट सर्किट में पहला है बुद्धिस्ट सर्किट, नाम मैंने नहीं दिया कहाँ कहाँ पर, लेकिन बुद्धिस्ट सर्किट है। तीर्थंकर, चूंकि ये क्वेश्चन अगर तो बहुत लंबा ऐसे भी हो जाएगा। तीर्थंकर सर्किट है, रामायण सर्किट है, सूफी सर्किट है, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ सर्किट है, गांधी सर्किट है, सिख सर्किट है और शिव सर्किट है। ये पर्यटन से संबंधित हमारे बिहार का पर्यटन संबंधित संभावना को ये बताता है। इससे बहुत ज़्यादा रोजगार की संभावना भी है। और पूरा बिहार का इंडिया का प्राचीन इतिहास तो बिहार से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पर्यटन स्थलों की काफ़ी संभावना है। बौद्ध जैन धर्म की जननी भी यहीं पर है, इस्लाम का भी काफ़ी करीबी संबंध है यहाँ से। तो और रामायण महाभारत का भी संबंध इससे है, माँ जानकी का संबंध यहीं से। तो बहुत सारे यहाँ पर स्थल हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बिहार की संभावना की तलाश बात करते हैं तो कुटीर और लघु उद्योग के बारे में है, और नेक्स्ट है भारी उद्योग के बारे में। तो भारी उद्योग के बारे में हमने संभावना की एक सेशन हम लोगों ने प्ले लिस्ट में जाएंगे तो भारी उद्योग की संभावना क्या है बिहार में, उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसको हम वहाँ से देख लेंगे। और लघु और कुटीर उद्योग के बारे में जो है एक अलग से हम लोग सेशन करेंगे, जिसमें कि बिहार में लघु और कुटीर उद्योग के बारे में बात करेंगे, चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने आप में हो जाता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन है। तो लघु और कुटीर उद्योग का सेशन हमारा अलग से होगा। भारी उद्योग में बिहार की क्या संभावना है, इसका एक सेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट इसको देख लीजिएगा। तो ये था हमारा बिहार में संभावनाओं की तलाश। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।